हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम डिस्कस करेंगे जीमैन इफेक्ट और एनामोलस जीमैन इफेक्ट के बारे में। तो देखो, क्वांटम केमिस्ट्री में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये जो हम सीख रहे हैं ना अभी, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा, जीमैन इफेक्ट और एनामोलस जीमैन इफेक्ट को डिस्कस करूँगा और नॉट ओनली कि एक लाइन में बता दूंगा कि जीमैन इफेक्ट क्या है और एनामोलस जीमैन इफेक्ट क्या है। तो एक लाइन में अगर मैं बताऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होती है, आपको चीज़ों को ऐसे समझ में तो आती है लेकिन उसको डीप में नॉलेज नहीं रहती। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हमेशा रहता। तो केमिस्ट्री के चैनल में आई थिंक इस टाइप के वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे कि डिटेल्स में इस तरीके की मैथमेटिकल डिटेल्स में कोई जा रहा है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होती है, हम मैथमेटिक्स को फोकस नहीं करते उतना ज़्यादा, लेकिन मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि मिनिमम मैथमेटिक्स रखने का और मैक्सिमम मैथमेटिक्स रखने के बीच में। ठीक है, तो इतना कम भी नहीं रखूंगा कि आपको कुछ समझ में ना आए, इतना ज़्यादा भी नहीं रखूंगा कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा याद रखना पड़े। स्पेशली ये जो टॉपिक्स है वो समझने के लिए होगा। ठीक है, याद नहीं रखना, आपको समझना है चीज़ों को। अगर समझ जाओगे तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं होगी। राइट। तो आज हम जीमैन इफेक्ट और एनामोलस जीमैन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो होगा जीमैन इफेक्ट और एनामोलस जीमैन इफेक्ट। ठीक है, जीमैन इफेक्ट और एनामोलस जीमैन इफेक्ट। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक में हम क्या क्या जानेंगे, जीमैन इफेक्ट क्या है और एनामोलस जीमैन इफेक्ट क्या है, और उसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा और स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो ट्रांजिशंस होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करके चलो स्टार्ट करते हैं। तो कान में एयरफोन डाल लो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा तो फोकस नहीं कर पाओगे। राइट, तो चलो अभी जीमैन इफेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं पहले। तो इससे पहले कि स्टार्ट करूँ मैं एक चीज़ आपको पहले फिर से रिपीट कर दूँ कि अगर हम वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंसिडर करेंगे और अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंसिडर करेंगे, तो वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए हमें हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ करना है। मान लो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर को, ठीक है, एल कंसिडर करना है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा तो वहाँ पे सारे सिस्टम का ओवरऑल लेना पड़ता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एल होगा, इसका एल होगा, इसका एल होगा, इसका एल, तो सारे एल, L1, L2, L3, L4, L5, इस तरीके से हमें सबको मिला के कैपिटल एल क्रिएट होता है, उसको लेना है। तो अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेंगे तो हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना है, सिंगल मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेंगे तो हमें स्मॉल लेटर यूज़ करना है। सिमिलरली अगर हमें मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तो स्मॉल एम एल लेंगे, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इसके लिए लेंगे तो कैपिटल एम एल लेंगे। तो इस तरीके से कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफ्रेंशिएट ही है, स्मॉल लेटर वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए और कैपिटल लेटर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या फिर एक कोई भी एलिमेंट के लिए जो जहाँ पे रियलिटी में मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहता है। राइट, तो इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी विल डिस्कस द नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, तो तब क्या होगा, तब हमें ये जो दो अलग अलग सिस्टम है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम स्पेशली स्मॉल लेटर को यूज करेंगे, मतलब वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आप पूछोगे क्यों मल्टी इलेक्ट्रॉनिक क्यों नहीं, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में भी सेम रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ले समझने के लिए वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होंगे, तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे कि आप मल्टी इलेक्ट्रॉनिक या मोनो इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं, ऐसा कोई वन नंबर्स क्रिएट नहीं होंगे यहाँ पे। बस स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का फर्क है, जो मैं आपको समझाऊंगा वो स्मॉल लेटर में कर पाऊंगा। अगर आपको मल्टी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अप्लाई करना है तो आप वो वहाँ पे स्मॉल लेटर की जगह पे कैपिटल लेटर यूज कर दो, बाकी सारी चीजें सेम ही है, रिजल्ट भी सेम ही मिलेंगे। तो पहले जो टॉपिक्स होंगे हमारे पास, जो होंगे जीमैन इफेक्ट। ठीक है, तो जीमैन इफेक्ट होती क्या है, देखो जीमैन इफेक्ट, अगर हम कोई भी एक एटॉमिक सिस्टम को, कोई भी एक मान लो एटम को, ठीक है, कोई भी एटम को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, कोई भी एक एटम को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, इन जनरली मान लो उसका एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा था, ये जो एक है ये से एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा था। लेकिन अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे एक्सटर्नली, तो वो एक लाइन क्या होता है, मल्टीपल लाइन्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो मल्टीपल लाइन्स में डिवाइड हो जाता है वो एक लाइन। तो जीमैन इफेक्ट के लिए वो एक लाइन, पहले क्या रहता है, एक लाइन मतलब क्या होता है, सिंगलेट एक लाइन, वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जीमैन इफेक्ट के लिए। राइट, अब जब ये सिस्टम ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है तो कौन से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है हमारे जीमैन इफेक्ट के लिए। याद रखना, जो जीमैन इफेक्ट होता है उसमें हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम सिस्टम में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेंगे या फिर एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तब हमें देखने को मिलेंगे जीमैन इफेक्ट। ठीक है,
तो जीमैन इफेक्ट में क्या होता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट स्प्लिटिंग होती है कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन की, राइट। अब जीमैन इफेक्ट कुछ फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स होंगे, फिर हम मैथमेटिकल डिटेल्स में जाएंगे। जो फीचर्स होंगे, फर्स्ट फीचर्स जो होंगे वो है जीमैन इफेक्ट एक क्लासिकल मैकेनिकल इफेक्ट है, क्लासिकल मैकेनिकल टूल है, इफेक्ट है। क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता है, इट फॉलोज द क्लासिकल मैकेनिकल रूल, ठीक है। तो क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो क्यों करता है, क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, इसलिए फॉलो करता है जो हमारा एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो माइक्रो बॉडी होती है, माइक्रो लेवल में वो रहती है। तो माइक्रो बॉडी कौन सा मैकेनिक्स, कौन सी थ्योरी को फॉलो करता है, ऑफकोर्स क्वांटम थ्योरी को फॉलो करता है, नॉट क्लासिकल थ्योरी। इसीलिए जो क्लासिकल मैकेनिकल जीमैन इफेक्ट होती है, जो क्लासिकल मैकेनिकल सिस्टम है, ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है। रेयर क्यों है, क्योंकि माइक्रो बॉडी मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है। लेकिन जो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट है, या फिर जीमैन इफेक्ट बोलो या फिर नॉर्मल जीमैन इफेक्ट बोलो, वो क्या होती है, एक क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट है। अब क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है, वो आता है सेकेंड फीचर्स। क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट का मतलब होता है जो सिस्टम बस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिकली ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करता है। तो बस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होती है, यहाँ पे कोई भी स्पिन नहीं है, स्पिन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता यहाँ पे सिस्टम में, ठीक है। एक सिस्टम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, वो तो अप स्पिन डाउन स्पिन शो करता है, इवन न्यूक्लियस का भी अपना स्पिन रहता है। तो यहाँ पे स्पिन का कंसिडरेशन नहीं होता क्लासिकल मैकेनिक्स में। अगर स्पिन का कंसिडरेशन नहीं हो रहा है तो क्या शो करेगा, बस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। दैट मीन्स एल हम एल कंसिडर करेंगे, एस को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली एल को कंसिडर करेंगे। हो गया दूसरा। तीसरा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ये सिस्टम, ये जो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट होंगे वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में शो होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में शो होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम क्रिएट करेंगे सिस्टम में तो ही नॉर्मल जीमैन इफेक्ट या फिर जीमैन इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंगलेट से ट्रिपलेट स्प्लिटिंग, राइट। फोर्थ कंडीशन जो होंगे और लास्ट कंडीशन जो होंगे, ये जब हम कंसिडर करेंगे इस पार्टिकुलर सिस्टम को, वो होंगे, मान लो एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है हमें, मतलब क्या, एक एल वैल्यू है पर्टिकुलर, राइट। और एक एल वैल्यू से मतलब एक एजिमुथल क्वांटम नंबर से क्या मिलता है हमें, कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml मिलता है, राइट। तो ml का वैल्यू कितने होते हैं, -L2 प्लस L तक L की वैल्यू होती है। लास्ट वीडियो देख लेना, लास्ट वीडियो सीरीज देखो, आपको समझ में आ जाएंगे। तो ml की वैल्यू -L2 प्लस L मिलती है, मतलब कितने टोटल ml वैल्यूज मिलेंगे, टोटल ml वैल्यूज कितने मिलेंगे, 2L प्लस 1 वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर L की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे, L की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 1 अगर यहाँ पे -1 0 प्लस 1, राइट। 3 वैल्यू -1 -L2 प्लस L, तो -1 0 प्लस 1, तो 0 क्यों ले रहा हूँ मैं हमेशा, क्योंकि हमेशा हमें पता है, हमेशा एक नंबर से दूसरे नंबर का डिफरेंस क्या होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए 1। ये मैंने बहुत बार रिपीट किया लास्ट वीडियो में, राइट। तो ये 4+ फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें नॉर्मल जीमैन इफेक्ट को समझने के लिए। अब चलो मैथमेटिकल डिटेल्स में जाते हैं। मैथमेटिकली हमें किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करें कि हमें सिंगलेट से ट्रिपलेट किस तरीके से मिल रहा है, मैथमेटिक्स में जाते हैं। तो मैथमेटिक्स से जाने से पहले 2-3 इक्वेशंस हमें ऑलरेडी फॉलो करना है सिस्टम का, ताकि उस इक्वेशन को हम डिराइव नहीं करेंगे, उस इक्वेशन को हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उस इक्वेशन करेंगे तो हम अलग ही डायरेक्शन में जाएंगे, हमें वो काम नहीं, हमें किस तरीके से सिंगलेट से ट्रिपलेट मिल रहा है वो देखना है। तो उसके लिए हमें 3 अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन होगा वो होगा पीएल का, पीएल क्या होता है। सेकेंड इक्वेशन होगा जो म्यूएल का होगा। थर्ड इक्वेशन होगा एनर्जी का होगा, ठीक है। तो पीएल क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन ये, पीएल क्या होती है। पीएल मतलब पी मतलब क्या, मोमेंटम होती है। तो मोमेंटम किसका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो एल होता है क्या है, ऑर्बिटल से क्रिएट होता है, ऑर्बिटल मोशन से एल क्रिएट होता है। तो एल का जो जब इलेक्ट्रॉन कोई भी सिस्टम ऑर्बिटल मोशन क्रिएट करेगा, क्योंकि नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में कोई भी स्पिन का कंसिडरेशन नहीं होता, तो पीएल ये जो पी होगा मोमेंटम होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसकी इक्वेशन ये होगा कि एल मल्टीप्लाइड बाई एच बाई 2 ठीक है। पीएल की इक्वेशन होगा एल मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये हमारा एक इक्वेशन मिल चुके हैं। दूसरी इक्वेशन जो म्यूएल होगा वो होगा -L EH डिवाइडेड बाई 4 पाई MEC। दूसरे इक्वेशन भी हमें मिल चुके हैं। ये हमारा म्यूएल इक्वेशन है। म्यूएल क्या है, म्यूएल एक वेक्टर है कि इसको क्या बोलते हैं, म्यू मतलब क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, समझ में आ गया आपको। ऑर्बिटल मैग्नेटिक, ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन कोई भी सिस्टम मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो उसका एक कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा ही। तो मैग्नेटिक, तो
ऑर्बिटल के लिए क्रिएट हो रहा है नॉर्मल जीवन इफेक्ट में, इसको इसलिए हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और थर्ड जो फीचर्स हमें मिलेंगे वो होंगे हमारे लिए यहाँ पे एनर्जी। एनर्जी क्यों, देखो अगर मान लो एक सिस्टम, ये मान लो L1 सिस्टम है, ये मान लो L2 सिस्टम है, तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल से, ये अलग अलग एनर्जी लेवल से, एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो जब एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन करता है तब हमें क्या देखने को मिलता, तब हमें देखने को मिलता है इस एनर्जी लेवल का वैल्यू मान लो एनर्जी मान लो E1 है, इस एनर्जी लेवल का वैल्यू मान लो E2 है, ठीक है। ये विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H दे देंगे, H अप्लाई करेंगे, तो हमें इस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए हमें कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला एनर्जी डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी वैल्यू प्रेजेंस में और एब्सेंस में, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करना है। तो प्रेजेंस में जो एनर्जी, प्रेजेंस किसका प्रेजेंस, H का प्रेजेंस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस, प्रेजेंस में जो एनर्जी के वैल्यूज मिलेंगे ये दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स के, ये जो एनर्जी लेवल्स, ये जो एनर्जी लेवल्स, क्योंकि ये इस एनर्जी लेवल से ही तो ट्रांजिशन हो रहा है और हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है। तो जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे हमें किस तरीके से ट्रिपलेट मिलेगा सिंगलेट से, वो डिस्कस करना है। तो पहले प्रेजेंस में और एब्सेंस में हमें एनर्जी का वैल्यूज किस तरीके से डिफाइन करना है। एब्सेंस में हम डिनोट करेंगे E0 से, प्रेजेंस में हम डिफाइन करेंगे E से ओनली। जीरो मतलब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द एनर्जी वैल्यू इज दिस E0, राइट। तो डेल्टा E जो होगा, एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो होगा क्या ना, उसका इक्वेशन हम इस तरीके से देखे दिखाएंगे कि वो इक्वेशन होगा इस तरीके का, EH डिवाइडेड बाई 4 पाई ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन HML, डन। तो ये हो गया हमारा दो एनर्जी लेवल, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस। अब जब हमें एनर्जी डिफरेंस मिल चुके हैं तब हमें क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज में इस तरीके से करूँगा, EH डिवाइडेड बाई 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू HML। देखो इसको मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया। अब ये जो ऑर्गेनाइज करने के बाद जो हमें ये वैल्यू मिल रहा है ना, इसको बोला जाता है न्यू L मल्टीप्लाइड बाई HML, ठीक है। तो ये जो न्यू L है ये कौन है, ये वाला जो इक्वेशन है ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर वो है। तो न्यू L को क्या बोलते हैं, न्यू L को बोला जाता है लैरमोर फ्रीक्वेंसी। न्यू मतलब क्या, न्यू को हम फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट करते हैं न्यू से, फ्रीक्वेंसी, लैरमोर फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय लैरमोर फ्रीक्वेंसी। लैरमोर फ्रीक्वेंसी ये है कि जब कोई भी सिस्टम हो, याद रखो, जब कोई भी सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, मोशन क्रिएट होता है, लैरमोर मोशन, और जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है कोरस्पॉन्डिंग उसको हम बोलते हैं लैरमोर फ्रीक्वेंसी। कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या फिर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में सिस्टम में लैरमोर फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है, बात सही है। तो हमें एनर्जी सिस्टम का ये सिस्टम प्रेजेंट था, इसके एनर्जी वैल्यूज भी मिल चुके हैं। तो ये और ये तीनों वैल्यू हमें मिल चुके हैं। तो अभी हमें इन दोनों को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये दोनों से ही एनर्जी वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी वैल्यू हमें मिल चुके हैं ना, डेल्टा E इक्वल्स टू न्यू L HML, ये जो वैल्यू मिल चुकी है, इसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने क्या बोला था, ये L1 स्टेट है, ये L2 स्टेट है, राइट। तो अगर मैंने क्या बोला था, L1 स्टेट का इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका एनर्जी क्या होगा, E होगा, E1 होगा, इसका क्या होगा, E2 होगा। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका E1 0 होगा, इसका होगा E2 0। अगर E1 से E2 में ट्रांजिशन हो रहा है या फिर L1 से L2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है कि नहीं, फाइनल है, ये इनिशियल है। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके प्रेजेंस में ट्रांजिशन हो रहा है तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेंगे सिस्टम के क्या होती है, हमें प्लैंक्स इक्वेशन से पता है, क्या कि डेल्टा E इक्वल्स टू H न्यू है, राइट। तो ये सिस्टम, ये डेल्टा E, ये ट्रांजिशन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हुआ तो हमें न्यू को न्यू H से डिनोट करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमें फ्रीक्वेंसी मिल रहा है कोरस्पॉन्डिंग। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना है, न्यू H इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा E डिवाइडेड बाई H आ जाएगा, राइट। तो डेल्टा E का वैल्यू क्या है, डेल्टा E का वैल्यू है ये है कि डेल्टा E मतलब जो E2 और E1 इसका डिफरेंस होगा। अब क्वेश्चन E2 और E1 का वैल्यू क्या है, E2 और E1 क्या है, E2 है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फाइनल ट्रांजिशन जहाँ पे होगा उसका एनर्जी, और जहाँ से इनिशियल ट्रांजिशन स्टार्ट होगा उसका एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वैल्यू है। तो याद रखना हमने क्या किया, पहले इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस निकाल लिया, राइट, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस निकाल लिया। अब हर एक स्टेप में, हर एक जो एनर्जी लेवल्स होंगे, हर एक एनर्जी लेवल्स में जो एब्सेंस में एनर्जी था उस एनर्जी लेवल का, ठीक है, इसका एनर्जी ये था, इसका एनर्जी ये था। तो जब प्रेजेंस में एनर्जी होगा कि ये जो वैल्यू है हमारे पास प्रेजेंट है वो एनर्जी डिफरेंस क्या है,
इस पार्टिकुलर दोनों लेवल का बीच में एनर्जी डिफरेंस है। तो हमें इस पर्टिकुलर सिस्टम का इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी वैल्यू मिलेंगे वो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो जो हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से जो हमें एनर्जी मिल रहा है वो प्लस जो पहले था वो, अभी टोटल एनर्जी उतना होगा ना, पहले का जो एनर्जी एब्सेंस में एनर्जी जो था वो प्लस एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट करने के बाद जो हमें एनर्जी मिल रहा है वो, इन दोनों का समेशन करेंगे तो ही हमें प्रेजेंस में टोटल जो मैग्नेटिक एनर्जी वैल्यू होंगे वो मिलेंगे। इसीलिए जो एनर्जी वैल्यूज हमें मिलते हैं यहाँ पे E2 क्या होती है, E20 ये वाला प्लस ये वैल्यू न्यू एल एच एम एल। सिमिलरली E1 के केस में क्या हो, E10 पहले था, अभी कितना बढ़ गया, न्यू एल एच एम एल इतना बढ़ गया। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो इसको मैं थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ, ओके अब आसानी होगी। अब इस यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें हमें एनर्जी डेल्टा ई का वैल्यू पुट करना है। तो किस तरीके से पुट करेंगे, डेल्टा मतलब क्या होती है E2, डेल्टा ई का मतलब क्या होता है E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई एच। चलो E2 का वैल्यू क्या है, E20 प्लस न्यू एल एच एम एल। अब देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चीज़ मिस कर दिया कि जो फर्स्ट लेवल होंगे या L1 लेवल है, ये सेकंड E2 लेवल है, ये L1 है, E2 लेवल है, तो कोरिस्पोंडिंग जो एनर्जी मिलेंगे तो ये L2 होगा, ये L1 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे L2 ये L1, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग L1 और L2 तो अलग है इसलिए। तो हमें क्या करना है यहाँ पे E2 मतलब EL2 लेना है माइनस E10 माइनस न्यू एल एच एम L1, डन, ऊपर हो चुका है कंप्लीट। और नीचे का वैल्यू क्या होगा, नीचे एच रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको मैं और ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऑर्गेनाइज इस तरीके से करूँगा E20 माइनस E10 ये कर चुका हूँ मैं, प्लस और ये वैल्यू देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्लस न्यू एल एच एम L2 माइनस एम L1 लिख चुका हूँ मैं। नीचे क्या है, नीचे बस एच है, राइट। तो इसको अगर मैं अगले पेज में एक्सटेंड करूँगा, अगले पेज में अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो मैं कॉपी नहीं करता, इस डायरेक्ट लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, ये जो E2 माइनस E10 है ये क्या है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका एनर्जी डिफरेंस है। और ये क्या है, ml का ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसका कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इसका कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर उसका डिफरेंस है। तो ये क्या होगा, डेल्टा ml होगा, ये क्या होगा, डेल्टा E होगा, डेल्टा E इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डेल्टा E0। अब अगर मैं एक काम करूँ, अब अगर मैं इस काम करूँ, इसको दोनों पार्ट में अलग कर दूँ, मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस डिवाइडेड बाई दिस, देन क्या मिलेंगे हमें, चलो देख लेते हैं। देन मिलेंगे E20 माइनस E10 डिवाइडेड बाई एच, यहाँ पे क्या प्लस साइन है, दैट मीन्स प्लस न्यू एल एच एम L2 माइनस एम L1 हमें मिल चुका है ये वैल्यू। अब देखो सिंपल लॉजिक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमें प्लैंक्स इक्वेशन से पता है कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होती है, राइट, डेल्टा इक्वल्स टू एच न्यू होती है। तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एच। तो डेल्टा ई इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डेल्टा ई है हमारा, और डिवाइडेड बाई एच का मतलब क्या है, हमें कोरस्पॉन्डिंग न्यू मिलेंगे इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एब्सेंस को क्या देखेंगे, न्यू 0 से डिनोट करेंगे, कर दिया मैंने एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लस यहाँ पे देखो एच कट हो जाएगा, रहेगा क्या, न्यू एल, और इन दोनों का डिफरेंस को क्या लिखेंगे हम, ई डेल्टा एम एल, राइट। तो हमें क्या मिला फाइनली वैल्यू, जो न्यू एच का वैल्यू मिला है, न्यू एच का वैल्यू मिला है वो मिला है ये वाला। तो हमें क्या लिखेंगे डायरेक्टली, न्यू एच इक्वल्स टू न्यू 0 प्लस न्यू एल डेल्टा एम एल, हमें मिल चुके हैं ये वैल्यू, ठीक है, हमें मिल चुके हैं वैल्यू ऑलरेडी। अभी देखो नॉर्मल लॉजिक है, अगर कोई भी एक ट्रांजिशन करना है, तो उस ट्रांजिशन के लिए कौन से लेवल से कौन से लेवल में ट्रांजिशन होगा, उसके लिए हमें क्या होता है, हमेशा एक सिलेक्शन रूल चाहिए होता है, सिलेक्शन रूल चाहिए होता है, ठीक है। तो इन दिस केस वो सिलेक्शन रूल ये है, ठीक है, डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0, +-1, ये इन दिस केस हमारा जो सिलेक्शन रूल होगा। कहाँ से आया, नॉट इम्पॉर्टेंट, जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि वो क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना होगा, ठीक है, जो उसमें मैं नहीं जाऊँगा अभी। तो ये याद रखना 0 और +-1 होगा, ठीक है। तो डेल्टा एम एल 0 और +- जब होगा तो हमें 3 देखो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। किस तरीके से मिलेंगे, चलो देख लेते हैं। पहले जो न्यू 0, हमें क्या इक्वेशन में, न्यू एच इक्वल्स टू न्यू 0 प्लस न्यू एल डेल्टा एम एल, ठीक है। तो डेल्टा एम एल का वैल्यू क्या होता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है। अब तीनों को पुट करते हैं,
अब तीनों को पुट करते हैं, तीनों को किस तरीके से पुट करूंगा, तीनों को मैं इस तरीके से पुट करूंगा, और जो इन पे देखो ये जो वैल्यू हमें मिलेंगे पुट करने के बाद भी वो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ये इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम इसको पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगे वो क्या है, जो जीमैन इफेक्ट या फिर नॉर्मल जीमैन इफेक्ट के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वही मिलेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या करता हूँ मैं, पुट करता हूँ, तो न्यू H1 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, सॉरी न्यू H0 पुट करूँगा, मतलब ml की वैल्यू 0 है ये वाला, तो पुट करूँगा तो क्या आएगा, न्यू 0 आएगा। सिमिलर न्यू H अगर 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, +1, फिर क्या आएगा, न्यू 0 प्लस न्यू L आएगा। सिमिलर न्यू H -1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, न्यू 0 माइनस न्यू L आएगा। तो देखो हमें कितने फ्रीक्वेंसी मिल रहे हैं एक पार्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए। देखो पहले ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा था, कॉपी, अब देखो ट्रांजिशन हो रहा था L2 से L1 से L2 में, इस एक लेवल से दूसरे लेवल में, मतलब कितने लाइन्स मिलने चाहिए हमें, एक लाइन्स मिलने चाहिए। इन जनरली एक लाइन से मिलेंगे। जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे सिस्टम में, जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब हम सिस्टम में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, वो एक ही ट्रांजिशन 3 ट्रांजिशन में डिवाइड हो जाता है, या फिर 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले लाइन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक ट्रांजिशन क्या होगा, 3 अलग फ्रीक्वेंसी वाले लाइंस में हमें मिल चुके होंगे, ये। ठीक है, तो इसीलिए जब पहले एक ट्रांजिशन था वो क्या होगा, अभी 3 ट्रांजिशन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्या होगा, बीच में रहेगा न्यू 0, यहाँ पे न्यू 0 माइनस न्यू L, और यहाँ पे न्यू 0 प्लस न्यू L। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 3 अलग अलग लाइन्स मिलेंगे, ऐसे एक लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। तो इसीलिए हमें यहाँ पे मिल गया है ऑलरेडी ट्रिपलेट, इसलिए हमें यहाँ पे मिल चुके हैं ऑलरेडी ट्रिपलेट, जो होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, जहाँ पे सिंगलेट से ट्रिपलेट मिलता है, जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, जो बहुत रेयर केस है। अब इसको क्या करता हूं मैं, इसको मैं करूंगा एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो मान लो एक स्टेट ले रहा हूं मैं, एल डिफरेंट L2 से क्या कर रहा था, L2 से यहाँ पे L1 में ट्रांजिशन करवा रहा था मैं, तो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसको, L2 से L1, सॉरी L1 से L2, तो L1 L2 का तो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रहता। तो मान लो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, L इक्वल्स टू ले रहा हूँ 2 और L इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, राइट। तो L इक्वल्स टू 1 मतलब कौन सा स्टेट होता है, P स्टेट, SP DF L 0 1 2 3, याद है ना। L इक्वल्स टू मतलब क्या होती है, D स्टेट। स्टेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ना ऑर्बिटल ले रहा हूँ ना स्टेट ले रहा हूँ, इसलिए। ठीक है, D और P जस्ट इस पे फोकस करो, हमें L1 और L2 से मतलब है बस। तो यहाँ पे स्पिन का कंसिडरेशन नहीं होगा, बस ऑर्बिटल कंसिडरेशन होगा। अब बताओ यहाँ पे हमें 3 ट्रांजिशन मिलनी चाहिए, तो L1 या 0, ओके डन। अब 3 ट्रांजिशन किस तरीके से मिलेंगे, देखो 3 ट्रांजिशन इस तरीके से मिलेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्या है, एक ही 1 ट्रांजिशन, ये एक सिंगलेट है। देखो एक ही ट्रांजिशन होगा ना, यहाँ से यहाँ पे एक सिंगलेट है बस। सिंगलेट क्या है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये वैसे ट्रांजिशन है। अगर प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है, तो क्या मैंने थोड़ी देर पहले बोला, L का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो ml का वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल काउंटर में मैग्नेटिक क्यों आ रहा है, क्योंकि हम एक्सटर्नली उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। जब भी हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक पार्टिकुलर L से कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जनरेट हो जाएगा, एक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जनरेट हो जाएगा। वो कितने होंगे, 12 + 1 नंबर ऑफ होंगे। तो वो क्या क्या होंगे, -2 -1 0 +1 +2, 5। चलो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दिया। मान लो ये +2 +1 0 -1 -2, 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको। अब सिमिलरली L इक्वल्स टू 1 से क्या मिलेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग ml वैल्यूज 12 + 1 नंबर ऑफ L वैल्यूज 12, L इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, 2 + 1 3 वैल्यूज मिलेंगे। तो क्या क्या मिलेंगे, L इक्वल्स -1 0 +1, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से आ रहा है ये वाला, यहाँ से आ रहा है ये वाला, राइट। ये आ चुका है हमारा 0 + 1 -1, सॉरी -1। तो मैं इसको क्लियर करके लिखता हूँ, ठीक है। ये इस पार्ट को मैं क्लियर करके बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। 1 2 3 4
5 1 2 3 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 हमें मिल चुके हैं। देखो 1 इस तरीके से 5 मिल चुके हैं, क्योंकि 5 एल की वैल्यू 2 है तो 12 + 1 नंबर 5 अलग अलग लेवल्स मिलेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ट्रांजिशन होती है, चीज़ें ट्रांजिशन होती है। अब एक और चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था याद करो कि डेल्टा एम एल मतलब जो स्पिन सिलेक्शन सिस्टम का सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है 0, ±1। तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू से एम एल का वैल्यू से जब हमें ट्रांजिशन करवाना है तो हमें इसका ख्याल रखना है कि ताकि डेल्टा एम एल मतलब जहाँ से जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा 0 होना है या फिर +1 होना है +-1 होना है। +2 -2 होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो मान लो यहाँ पे क्या होंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन जो मैं करवाऊंगा वो इस तरीके का करवाऊंगा ताकि हमारा -1 वैल्यू मिले। -1 किस तरीके से मिलेगा, चलो करता हूँ। -1 वैल्यू जिस तरीके से मिलेंगे वो होंगे इस तरीके का, यहाँ से एक ट्रांजिशन देखो +1 फाइनल क्या है, फाइनल है +1 और इनिशियल है +2। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा +1 -2 दैट इज -1 हो गया, एक -1 है। दूसरा क्या है +1 से 0 ये वाला। तीसरा क्या है 0 to -1, 0 to -1 होगा क्या, हाँ 0 to -1 हमें मिल चुके एक। तो इसमें क्या है डेल्टा एम एल की वैल्यूज -1 है, हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं ये वाला। दूसरा हमें 0 करना है, 0 मतलब क्या, एक होगा कहाँ से +1 से +1 में होगा, +1 से +1 में होगा 0, 0 to 0 होगा 0 और तीसरा -1 से -1 में होगा 0। तो देखो ये एक सेट है, ये 0 का सेट है, ये जो एम एल के वैल्यू से 0 का सेट है और तीसरा एक और सेट मिलेंगे +1 का। तो उल्टा इसका +2 से यहाँ पे +1 में आया था तो यहाँ पे -2 से -1 में आएगा। तो -2 से -1 मतलब -1 माइनस +2 दैट इज या। तो यहाँ से एक आएगा एक, दूसरा क्या है -2 से -1, -2 से -1 देन -1 से 0 और तीसरा 0 to +1 ये तीनों। तो ये देखो ये एक केस है, ये एक केस है और ये एक केस है, 3 केस है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है +1 है। तो कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा एम एल की इस डेल्टा एम एल का जो वैल्यू है 0 और +-1, इसमें देखो हमें ये वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रहा है और ये वैल्यू मिल रहा है। जो जब ये वैल्यू हमें मिल रहा था तो कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी था वो क्या था 𝜇0 माइनस, अलग कलर यूज़ करता हूँ मैं, 𝜇0 माइनस 𝜇l। ठीक है, ये जो वैल्यू था ये बस 𝜇0 था, ये जो वैल्यू था ये क्या है 𝜇0 प्लस 𝜇l था, है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना इस 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिशन मिलेंगे, मतलब ट्रिपलेट मिलेंगे हमें जीमैन इफेक्ट के थ्रू। समझ में आ गई बात, क्योंकि जीमैन इफेक्ट में L1 और L2 जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है, यहाँ पे 5 में वहाँ पे 3 में। तब जब हम स्पिन सिलेक्शन यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और +-1 और कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन को दिखाएंगे, तब हमें 3 अलग अलग सेट मिलेंगे, -1 के लिए एक, 0 के लिए एक, +1 के लिए एक। -1 कोरस्पॉन्ड टू दिस फ्रीक्वेंसी, 0 टू दिस फ्रीक्वेंसी, +1 कोरस्पॉन्ड्स टू दिस फ्रीक्वेंसी, राइट। और जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग लाइन्स मिलेंगे, तो 3 फ्रीक्वेंसी मतलब 3 लाइन। क्लियर हुआ? आई होप नाउ इट्स पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ इंक्लूड करूँगा मैं, आपको आपके लिए आसानी होगी समझने में। जब डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0 होती है और डेल्टा एम एल इक्वल्स टू +-1 होती है, ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें मिलती है। पता है क्या, डेल्टा एम एल जब 0 मिलती है, डेल्टा एम एल जब 0 मिलती है वहाँ पे हमें पाई सिस्टम कंसिडर करते हैं, और डेल्टा एम एल अगर +-1 मिलेंगे वो हम सिग्मा सिस्टम कंसिडर करेंगे। तो जहाँ पे ट्रांजिशन जैसे कि यहाँ से 0 to 0 हो रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है दैट मीन्स व्हिच वन, दिस ट्रांजिशन, ये वाला 0 to 0 ये वाला ट्रांजिशन, ठीक है। जो ये ट्रांजिशन में दिखा रहा हूँ आपको, ये ट्रांजिशन में क्या होगा हमारा पाई होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो बीच वाला ट्रांजिशन, तीनों ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे पाई सिस्टम, ये दिस कोरस्पॉन्ड्स टू ये पाई सिस्टम है, ये सिग्मा सिस्टम है, ये सिग्मा सिस्टम का ट्रांजिशन है। तो डेल्टा एम एल के साथ सिस्टम इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। नाउ आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें 3 अलग अलग लाइंस मिल रहे हैं, मैथमेटिकली भी और प्लॉट ग्राफिकली भी। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा जीमैन इफेक्ट, जो था मैं लिख देता हूँ आपको पूरी तरीके से, जो था स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। तो ये हमारा हो गया जीमैन इफेक्ट, जहाँ पे हमने बस ऑर्बिटल मोशन को कंसिडर किए थे। अब अगर हम एनामुलस जीमैन इफेक्ट में जाए, उसका फीचर्स क्या होती है,
तो ये फीचर समझने से पहले हम कुछ कुछ बता दें। एनोमलस जीमैन इफेक्ट क्या होती है? जब हम सिस्टम को एक लाइन है वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम सिस्टम को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब हमें देखने को मिलेंगे एनोमलस जीमैन इफेक्ट। तो चलो इसका फीचर्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, इसका फीचर्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर जो होंगे एनोमलस जीमैन इफेक्ट के, वो होंगे कि एनोमलस जीमैन इफेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है, क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है, इसलिए ये बहुत ऑब्वियस होती है। मतलब हमें अगर 100 टेंशन 100 इफेक्ट मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग मिल रहा है, उसमें से 99% 98% एनोमलस जीमैन इफेक्ट ही होगा, मतलब नॉर्मल जीमैन इफेक्ट नहीं होगा जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, हमेशा हमें नॉर्मल जीमैन इफेक्ट देखने को मिलता है, और वीक मैग्नेटिक फील्ड में हमें एनोमलस जीमैन इफेक्ट देखने को मिलता है। और डिफरेंशिएट करना, ठीक है, हो गया। इसलिए ये फॉलो करता है क्वांटम मैकेनिक्स को, और क्वांटम मैकेनिक्स मतलब माइक्रो बॉडी, माइक्रो लेवल के थ्योरी को फॉलो कर रहा है, राइट। इसलिए ये बहुत ऑब्वियस होता है, ये रेयर नहीं होता, इट्स नॉट रेयर, इट्स नॉट रेयर, ये रेयर नहीं है, ठीक है, ये रेयर नहीं है, ऑब्वियस है, बहुत बहुत बार देखा जाता है इसको, ठीक है, बहुत केस में देखा जाता है। फिर वहाँ पे नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में क्या हो रहा था, हमें सिंगलेट से क्या मिल रहा था, ट्रिपलेट मिल रहा था। ये नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में NJD, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में हमें सिंगलेट से ट्रिपलेट मिल रहा था। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखा जाता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट देखा जाता है एनोमलस जीमैन इफेक्ट में। हमें एनोमलस जीमैन इफेक्ट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट। हम मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हमें कितने मिलेंगे, लेकिन उसके लिए भी थ्योरी है, उसमें मैं आऊँगा, बस रुको थोड़ी देर, ठीक है। तो एनोमलस जीमैन इफेक्ट में कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, राइट, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। अब जो तीसरे जो थ्योरीज होंगे वो क्या है, तीसरे जो पॉइंट फीचर होंगे इसका, वो होंगे कि ये नॉर्मल जीमैन इफेक्ट क्या होता था, हम बस ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर करते थे, मतलब एल को कंसीडर करते थे, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, स्मॉल लेटर लिख लो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे हमें स्पिन मोशन का भी कंसीडर करना है, स्पिन मोशन को भी कंसीडर करना है। जो स्पिन होती है सिस्टम की, प्लस अप माइनस अप इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, सिस्टम के स्पिन्स को भी कंसीडर करना है। तो एल और एस मिलके क्या बनता है, रासेल संडर कपलिंग, एल एस कपलिंग बन के क्या बनता है, एक और क्वांटम नंबर जनरेट होती है जो होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे स्पिन और ऑर्बिट को कपलिंग हो रहा है, ठीक है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट बनता है जो होता है जे। तो यहाँ पे मैं कैपिटल जे यूज़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक्चुअली में स्मॉल जे यूज़ करना चाहिए मुझे, स्मॉल जे, क्योंकि हर चीज़ में स्मॉल लेटर में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जे है वो स्पिन और ऑर्बिट दोनों को कंसिडर करके, दोनों को मिला के कंसिडर करना है, राइट, जो होता है एक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेसिक 3 फंडा जो था वो हमें मिल चुके हैं कि एक क्विक फील्ड में होगा, दूसरा ये कि क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है, ये है सिंगलेट टू ट्रिपलेट नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट होता है, जिसको हम एनोमलस जीमैन इफेक्ट को इस थ्योरी को कंसिडर करके हम देख सकते हैं। तो एक और पॉइंट ले लो, वहाँ पे क्या हो रहा था, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट है, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में क्या हो रहा था, हमें ML लेना पड़ रहा था या फिर L लेना पड़ रहा था। यहाँ पे एनोमलस जीमैन इफेक्ट में क्या लेना है, एक ML नहीं MJ लेना है या फिर J लेना है, क्योंकि हमें स्पिन और ऑर्बिट को एक साथ कंसिडर करना है। अब क्वेश्चन है स्पिन का कंसेप्ट आया कहाँ से, तो इसको बस शॉर्ट में एक लाइन में बता दूं। स्पिन का कंसेप्ट आया है वो एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। लास्ट दिन मैंने आपको बताया था कि किसने फर्स्ट स्पिन का कंसेप्ट लेके आए थे और किसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्पिन को प्रूव किया कि हाँ सिस्टम में स्पिन अवेलेबल होता है। तो स्पिन कंसेप्ट जिन्होंने लेके आए थे वो थे, एक एक्सपेरिमेंट का नाम दे रहा हूं मैं, स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट से हमें स्पिन का कंसेप्ट आया था। स्पिन को हम प्रूव किए थे कि सिस्टम में स्पिन भी रहता है, मतलब एक सिस्टम में प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ स्पिन जो प्रेजेंस रहेगा वो हम स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। क्लियर हुआ बात, ओके डन। अब ये जो स्पिन हमें क्या करना है, एल को भी कंसिडर करना है, एस को भी कंसिडर करना है, कहाँ पे, एनोमलस जीमैन इफेक्ट में, राइट। तो इसमें क्या होती है, मैं फिर से वही चीज़ रिपीट नहीं करूंगा, इसमें डायरेक्टली मैं एक एनर्जी इक्वेशन में आऊँगा, ठीक है, एनर्जी इक्वेशन में आऊँगा जो एकदम डायरेक्टली एनर्जी इक्वेशन होगा। जो एनर्जी इक्वेशन के वैल्यू जो है वो है इस तरीके का, E H
डिवाइडेड बाई 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी क्लोज जी एम जे, राइट, स्मॉल लेटर यूज़ करना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एच न्यू एल जी एम जे। देख लो, इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट पार्ट था ना ये सेम है, यहाँ पे मैंने दो चीज़ कंसिडर करी, एक एम एल की जगह पे एम जे, क्योंकि एम एल जे में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि स्पिन और ऑर्बिट आ जाता है, और यहाँ पे एक और कांस्टेंट लिया मैंने जी। तो वहाँ पे देखो, याद दिला देता हूँ मैं, वहाँ पे जाता हूँ मैं, फिर वहाँ पे देखो ऐसा कुछ था क्या, वहाँ पे ऐसा कुछ था क्या, वहाँ पे ऐसा कुछ था क्या, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ये वाला एच था, ठीक है, एच था और एम एल था, राइट, एच था और एम एल था और बाकी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट था। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दो कंसेप्ट लेके आए, एक कंसेप्ट क्या था, एक देखो ये तो बाकी सिस्टम तो कॉमन है ही, यहाँ पे जी मैंने लिया और एम जे लिया, एम जे तो पता है, एम एल की जगह पे मैंने एम जी पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट पुट करना है, बस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, यहाँ पे स्पिन भी रहेगा, तो दोनों को मिक्सिंग लेना है हमें। और ये जो जी है ना, इस जी को हम बोलते हैं लैंडे जी फैक्टर, जो स्पिन को कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम का स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट को कंट्रोल करता है। तो जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू ये है, जी का वैल्यू ये है कि 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे इंटू जे प्लस 1। ये होता है हमारा जी का वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं लैंडे जी फैक्टर, ठीक है, याद रखना, इसको हम बोलते हैं लैंडे डी फैक्टर, जो पूरे सिस्टम के जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है ना उसको कंट्रोल करता है। डन। अभी देखो, अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इसको मैं दूंगा नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज़ें, फिर फिजिक्स में आपको वो डिटेल्स में सीखने को मिलेंगे, मैं दूंगा नहीं क्योंकि बोर हो जाओगे। फिर मैं डायरेक्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं क्या करूँगा, एक ट्रांजिशन लूँगा, मैं सोडियम लूँगा, सोडियम एटम लूँगा। सोडियम में क्या, लास्ट दिन मैंने बताया था, सोडियम में D1 और D2 लाइन हमें मिलते हैं, D1 और D2 लाइन हमें मिलता है। और D1 और D2 लाइन क्या होता है, D1 4 लाइन्स में डिवाइड हो जाता है और D2 लाइन्स 6 लाइन्स में डिवाइड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में सोडियम को रखें तो सोडियम का जो D1 और D2 लाइन है वो D1 लाइन 4 लाइन्स में डिवाइड हो जाता है, D2 लाइन 6 लाइन में डिवाइड हो जाता है। तो ये फैक्टर जीमैन इफेक्ट के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जीमैन इफेक्ट एक लाइन ट्रिपलेट फॉर्म कर सकता है, तो 4 या 4 या 6 लाइन किस तरीके से हमें मिल रहे हैं, राइट। तो हम वो ग्राफिकली देखेंगे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, मतलब एक बार में लिख रहा हूँ मैं, नियॉन, उसके बाद 3s1 और उसके बाद 3p कुछ नहीं, 3p 0। तो क्या होता है, जब भी हम सिस्टम को कुछ भी सिस्टम में रखते हैं या फिर, तो ट्रांजिशन इन दोनों के बीच में रहता है, ठीक है, ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे होता है। जनरली एमिशन स्पेक्ट्रा देखेंगे तो हमें इन दोनों ऑर्बिटल के वैलेंस ऑर्बिटल में से ही ट्रांजिशन होता है। इनर ऑर्बिटल, ये जो सिस्टम है इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका समेशन ऑफ ml और समेशन ऑफ ms क्या होता है, 0 होता है। लास्ट दिन मैंने हुंड्स रूल के बारे में जब बता रहा था तो ये समझा दिया था कि ये इसका 0 होता है, इसलिए कंट्रीब्यूशन नहीं करता ट्रांजिशन में, राइट। तो जब ट्रांजिशन S1 और P1, देखो ये इलेक्ट्रॉन S में भी रह सकता है, ये इलेक्ट्रॉन P में भी रह सकता है। तब जब यहाँ से P1 से S1 में या फिर S1 से P1 में ट्रांजिशन होता है, इन जनरली 1 दोनों को क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे सोडियम में ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है। मान लो फर्स्ट P1 पे S में भी 1 है, तो 1 से अगर P में जाएगा तो P में 1 बन जाएगा, या फिर P1 से फिर से S में आएगा तो P1 से S1 बन जाएगा। तो मैं P1 भी कंसिडर करूँगा, एट द सेम टाइम S1 भी कंसिडर करूँगा। तो मैं 2 लेवल ले रहा हूँ, 2 एनर्जी लेवल में लूँगा यहाँ पे, 1 2। तो ये है हमारा P1, ये हो हमारा S1, ये हमारा P1 है, राइट। अब क्या करना है मुझे, S1 और P1 का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। तो कितने ट्रांजिशंस होंगे, इस तरीके से हम कर सकते हैं, फॉलो करना मुझे। देखो तो S1 और P1 के ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में निकाल लेता हूँ, S1 का क्या होगा और P1 का क्या होगा, आपको पता है ऑलरेडी। तो S मतलब क्या, एक घर होता है ये वाला, और ये 0 होता है, मतलब S कैपिटल S क्या होगा, समेशन ऑफ MS, समेशन ऑफ टोटल S, तो प्लस ऑफ मॉड ऑफ प्लस ऑफ मतलब हाफ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो, 2s + 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या होगा, हमें 2 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे S की वैल्यू आप पुट कर दो, हमें 2 मिल जाएंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू। अब जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल चुके हैं तो ml का वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, कैपिटल ml और l इक्विवेलेंट टू कैपिटल ml। तो ml के वैल्यू क्या मिलेंगे, समेशन ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है,
क्या होता है, वो 0 होता है। तो 0 कोरिस्पॉन्ड्स टू विच टर्म, 0 कोरिस्पॉन्ड्स टू एस टर्म, राइट। 0 कोरिस्पॉन्ड्स टू एस टर्म, क्योंकि एल की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो कोरिस्पॉन्डिंग क्या करेगा, एस टर्म को करेगा। अब हो गया हमारा, अब देखो हो गया यार, डन। तो ये किससे निकाला मैंने, देखो इसको मैंने एल वैल्यू से निकाला। अभी मैंने स्पिन कंसिडर नहीं किए, देखो स्पिन मतलब जो जे होता है, स्पिन ऑर्बिट को कपलिंग किया जाता है, उसको मैंने कंसिडर नहीं किया अभी तक, अभी बस ऑर्बिटल में ही पड़ा हूँ मैं, अटका हुआ अभी। तो इससे हमें क्या मिलेंगे, इससे हमें ये मिलेंगे कि जो टर्म होंगे वो होता है 2s+1, 2s+1 मतलब 2s+1 मतलब क्या होता है 2, और एल की वैल्यू क्या होती है 2, एल की वैल्यू एस टर्म, 2s वैल्यू मिल चुके हैं हमें, 2s मिल चुके हैं, राइट। और जो अगर हम जे कंसिडर करें, यहाँ पे जे अगर कंसिडर करें, स्पिन ऑर्बिट को कपल करवाए तो क्या मिलेंगे, देखो जे का अब कपल करवा रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि हमें एनामोलस जीवन इफेक्ट स्पिन और ऑर्बिट को दोनों को कंसिडर करना है। तो एल प्लस एस से एल माइनस एस तक जाना है। तो एल प्लस एस क्या है, एल प्लस एस, एल का वैल्यू है 0, एस का वैल्यू है हाफ, 0 प्लस हाफ डॉट डॉट 0 माइनस हाफ, ठीक है। तो मॉड वैल्यू क्या होगा, दोनों के लिए हाफ डॉट डॉट हाफ, मतलब एक ही वैल्यू है, बस हाफ ही है वैल्यू। तो हमें जो ग्राउंड स्टेट या फिर जो टर्म सिंबल्स मिलेंगे वो क्या होंगे, वो हमें जो मिलेंगे वो होगा ये 2s हाफ। देखो यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे माइनस हाफ प्लस हाफ, तो दो अलग अलग वैल्यू, नो मॉड वैल्यू लेना है ना हमें, तो मॉड वैल्यू माइनस हाफ हो प्लस हाफ हो, वैल्यू सेम हो जाती है। तो 2s हाफ हमें मिल चुके हैं S1 के लिए। तो S1 के लिए मिला, क्या मिला है हमें 2s1/2, एक मिल चुके हैं, मतलब एक ही लेवल मिला हमें, एक ही एनर्जी लेवल मिला स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के थ्रू, ठीक है। अब आ जाओ P1 के केस में, P1 के केस में क्या होगा, देखो मैं करता हूँ -1 0 +1, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो जो एस होगा वो हाफ होगा, 2s+1 क्या होगा 2 होगा, एल इक्वल्स टू एम एल क्या होगा, एम एल होगा -1 में मॉड ऑफ -1, बस मतलब 1 होगा, 1 मतलब कौन सा टर्म है, एस पी टर्म है, ओके। ये जो पी टर्म है, तो हमें एल का वैल्यू 1 मिल चुका है, एस का वैल्यू हाफ मिल चुका है। तो अब जे का वैल्यू निकालते हैं, एल प्लस एस टू एल माइनस एस, अब कलर अलग यूज़ करता हूँ मैं। तो एल प्लस एस का मतलब क्या होता है, एल का वैल्यू क्या है 1, एस का वैल्यू हाफ है, 1 प्लस हाफ डॉट डॉट 1 माइनस हाफ, राइट। तो 1 प्लस हाफ 1 माइनस हाफ, 1 प्लस हाफ क्या होती है 3/2 डॉट डॉट डॉट, और 1 माइनस हाफ मतलब 1/2, तो 3/2 और 1/2 डिफरेंस क्या है 1, तो मतलब ये दोनों वैल्यू मिलेंगे हमें, एक 3/2 दूसरा 1/2, तो हमें दो टर्म मिलेंगे। एक टर्म होंगे क्या ना 2s+1 2 है, 2s ये वैल्यू लिखना है ऊपर, टर्म कौन सा है पी टर्म है, p एक वैल्यू है 3/2 और दूसरा 2p 1/2, दो अलग अलग हमें टर्म मिल चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना सिखाया था, तो हमें दो अलग अलग टर्म सिंबल, एक क्या है, एक है, दो अलग अलग लेवल्स मिलेंगे। तो दो टर्म सिंबल मतलब दो अलग अलग लेवल्स, दो अलग अलग लेवल्स, डन। तो एक वैल्यू मिले हैं दो अलग एनर्जी लेवल्स, तो जितना ऊपर एक को लिखूंगा दूसरे को उतना ही नीचे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो इसको मैं जो जे का वैल्यू जो लोएस्ट होता है ना वो ग्राउंड स्टेट होता है, क्योंकि देखो मैंने लास्ट दिन आपको बताया था ना कि अगर दो वैल्यू मिल रहा है, एक हाफ और 3/2, तो ये तो एक हाफ एक 3/2, तो इसमें से जो हाफ वैल्यू होंगे वो लोएस्ट वैल्यू है, और ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो लोएस्ट वैल्यू क्या होता है ग्राउंड स्टेट होता है, राइट। इसीलिए जो ये होंगे, ये वैल्यू जो हमें मिलेंगे, ओके, ये जो वैल्यू मिलेंगे हमें, ये होगा हमारा 2p ना, हाँ 2p 1/2, और ये होंगे 2p 3/2, दो हमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिल चुके हैं। अब ये एनर्जी लेवल्स से देखो ट्रांजिशन किस तरीके से होगा, एक ट्रांजिशन ये होगा, दूसरा ट्रांजिशन ये होगा, है ना। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा इसको हम बोलेंगे D1 लाइन, अलग कलर यूज़ करता हूँ मैं, इसको हम बोलेंगे D1 लाइन। जो सेकंड ट्रांजिशन होगा उसको हम बोलेंगे D2 लाइन। तो सोडियम का D1 और D2 लाइन हमें इस तरीके से मिल रहा था, दिखा दिया ना दो ट्रांजिशन। अब एक्चुअली में क्या होता है, मैंने क्या बोला, D1 लाइन 4 लाइन में डिवाइड होता है, D2 लाइन 6 लाइन्स में डिवाइड होती है। हाउ इज दैट पॉसिबल। अब आ जाओ क्वांटम मैकेनिकली mj का कंट्रीब्यूशन देखने। तो मैंने क्या बोला था, एक पार्टिकुलर j वैल्यू के लिए क्या होता है, कोरिस्पॉन्डिंग mj वैल्यू कितने होते हैं 2j+1 नंबर ऑफ वैल्यूज रहती है, राइट, 2j+1। तो j का वैल्यू क्या है, इन दिस केस j का वैल्यू है हाफ, चलो ऊपर से लेता हूँ, j का वैल्यू क्या है यहाँ पे नीचे से हाफ, तो j का वैल्यू अगर हाफ रहेगा तो कितने mj वैल्यूज मिलेंगे 2 × हाफ + 1, दैट मीन्स 2 वैल्यू मिलेंगे। तो 2 क्या होंगे -up to +up, एक डिफरेंस होनी चाहिए, -up to +up, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 1 और ये 2, 1 और ये 2 मिल चुके हैं। ये -up, ये +up के लिए ले लो, ये -up के लिए ले लो, हो चुके हैं हमारा S। सिमिलरली P का जो हाफ होंगे वो भी सिमिलरली होंगे, सेम टर्म हमें मिल चुके होंगे वहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक
चीज़ कर, तो यहाँ पे ये लेवल जो होते हैं ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर खिसका देता हूँ, नहीं जाने दो, और एडजस्ट कर लेंगे हम। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो ये लेवल्स होते हैं इस हाफ के लिए, इस हाफ के लिए, इस पार्टिकुलर हाफ के लिए भी हमें सेम चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो उसको क्या, हाफ मतलब सेम एनर्जी वैल्यूज हमें मिलेंगे, तो उसके लिए हमें सेम एनर्जी वैल्यूज मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ओके सॉरी, लाइक दिस, और यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक दो अलग ट्रांजिशन लेवल हमें मिल चुके हैं, 2 एनर्जी लेवल। तो इस ये भी प्लस अप के लिए है, ये भी प्लस अप के लिए है, डन। अब ऊपर का जो 3/2 लेवल है, देखो उसमें बहुत सारे लेवल्स हमें मिलेंगे, क्योंकि 3/2 देखो j इक्वल्स टू अगर 3/2 है तो 2j+1 कितने होते हैं, कितने mj वैल्यू मिलेंगे हमें, 2j+1, 3/2 मतलब 3/2 इंटू 2 + 1 2 2 3 मतलब 4 लाइन्स मिलेंगे। तो इसके लिए 1 1 2 3 4। तो एक्चुअली मैं क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि मैं दिखा पाऊँ। देखो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा ये लाइन, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे होगा। अब इसको मैं 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा, हमें 4 वैल्यू मिलेंगे। एक क्या है, +3/2, देखो एक डिफरेंस करके लूँगा, +3/2 +3/2 +1/2 -1/2 -3/2। देखो हर किसी के में डिफरेंस कितने होंगे, 1 होंगे, हर किसी में डिफरेंस कितने होंगे, 1 होंगे। तो हमें देखो अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिल चुके हैं, और ये किसका वैल्यू है, ये एक mj का वैल्यू है, ये mj का वैल्यू है, राइट। कोरस्पॉन्डिंग mj का वैल्यू मैंने निकाला, राइट। यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, कहा गया यहाँ पे देखो ml की वैल्यूज निकाला था मैंने, ml की वैल्यूज निकाला था, क्योंकि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा था। यहाँ पे मुझे ऑर्बिटल पर स्पिन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल और mj, एल और s को मिला के क्या बनता है, mj बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे mj को लिया। क्लियर हुआ। अब हमें ट्रांजिशन देखना है, और ट्रांजिशन में कौन सा सिलेक्शन रूल अप्लाई होगा, ट्रांजिशन में कौन सा सिलेक्शन रूल अप्लाई होगा, सेम सिलेक्शन रूल, क्या होगा, mj इक्वल्स टू 0, +-1, 0 होगा, नहीं तो प्लस होगा, नहीं तो -1 होगा। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, देखो पहले हम क्या करते हैं, D2 लाइन को कंसिडर कर लेते हैं, D2 लाइन को कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो D2 लाइन को मैं इस तरीके से कंसिडर करूंगा। तो सिग्मा पाई का कंसिडरेशन सेम है, अगर 0 में 0 मतलब डिफरेंस 0 है तो क्या होगा, पाई होगा, 0 अगर +-1 है तो सिग्मा होगा। तो इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, राइट, फिर से रिपीट नहीं करूंगा सिग्मा और पाई को, बस दिखाऊंगा एक बार, राइट। तो देखो अब आ जाओ ट्रांजिशन दिखाते हैं। तो पहले में ये जो D1 लाइन है, ये जो फर्स्ट D1 लाइन ना, यहाँ से यहाँ इस लेवल से इस लेवल, मतलब इस लेवल से इस लेवल में होगा। तो ये D1 लाइन में दिखा रहा हूँ किस तरीके से 4 लाइन में डिवाइड हो जाता है ये। तो 0 0 कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। प्लस अप टू प्लस अप 0 आ गया हमारा, ठीक है, एक, देन प्लस अप टू प्लस अप होगा, देन प्लस अप टू माइनस अप होगा, देन इस प्लस अप टू प्लस अप होगा, देन प्लस अप टू माइनस अप होगा। देखो हमें कितने लाइन मिल चुके हैं ऑलरेडी, 4 लाइन्स। देखो इसमें से तुम फाइनल से इनिशियल का माइनस करो, मतलब ये जब ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब ये माइनस अप है, ये प्लस अप है। ओके सॉरी, छोटा सा गलती कर दी मैंने यहाँ पे ये वाला जो होगा ना, ये होगा -1/2, ये प्लस अप था, ठीक है, डन। ओके, जब हम यहाँ से ये माइनस अप से इस माइनस अप में आएंगे, जहाँ पे प्लस अप से, व्हाट हैपेंस टू मी, प्लस अप से इस माइनस अप में आएंगे, तब क्या होगा, माइनस अप माइनस प्लस अप, माइनस अप माइनस प्लस अप मतलब क्या, -1 होता है। देखो डेल्टा mj 0 + -1 ही तो होना है। तो इसमें देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हमें हमारे के लिए ये जो केस है, फर्स्ट केस में ये बस एक माइनस अप से इस माइनस अप से प्लस अप में आ रहा है, माइनस अप से प्लस अप मतलब समय 1 है, 1 मतलब ये क्या है, एक सिग्मा टाइप का है, ये सिग्मा टाइप का है। सिमिलरली माइनस अप से जब माइनस अप में आ रहा है, मतलब माइनस अप से जब माइनस अप में आ रहा है, मतलब ये वाला ट्रांजिशन, ये वाला, ये क्या है, एक पाई टाइप का है। सिमिलरली दूसरा केस जैसे कि प्लस अप से प्लस अप, ये 0 है, मतलब ये पाई का है, ये सिग्मा का है। ये मैं बोल रहा हूँ कि सिग्मा पाई क्या है, सिग्मा टाइप और पाई टाइप क्या है, ठीक है। तो हमने D1 लाइन, मतलब जहाँ पे इस लेवल से इस लेवल पे हो रहा था, तो देखो मैंने दिखा दिया D1 लाइन, 4 लाइन हमें किस तरीके से मिल रहा है। अब D2 यहाँ से जो ये लाइन मिल रहा है, D2 लाइन, वहाँ पे हमें 6 ट्रांजिशन करवाना है। तो उसको हम किस तरीके से करवा सकते हैं, देखो ये रूल फॉलो करके, राइट। चलो देख लेते हैं। उसको करने के लिए मैं करूँगा 3/2 से पहले, देखो हमेशा मुझे कहाँ पे आना है, हमेशा मुझे यहाँ पे आना है, मतलब
P3/2 मतलब ये सारे 4 एनर्जी लेवल से यहाँ पे आना है, देखो यहाँ पे तो आना है मुझे, राइट। तो वो ठीक करना, नोट करना अच्छे से। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट जो कंडीशन में दिखाऊंगा आपको वो होंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये एक मिल चुके हैं। दूसरा कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तीसरा कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। 3 कंडीशन देखो हमें मिल चुके हैं, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं और 3 करना है तो क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक लूँगा एक, यहाँ से यहाँ तक लूँगा एक, और यहाँ से यहाँ तक लूँगा एक। देखो आप सारे माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल करके देखो, आपको मिलेंगे डेल्टा एम जे का जो वैल्यू होगा वो +0 और +-1 ही होंगे। चलो मैं 1-2 दिखा देता हूँ। ये प्लस अप है आया माइनस अप में, प्लस अप और माइनस अप में डिफरेंस क्या है 1, +1 होती है, हो चुका है, डन। +1 या -1 होगा, डन। ये मान लो ये वाला -3/2 है, ये -1/2 है, तो चलो करके दिखाता हूँ। -3/2 है, -1/2 है, तो फाइनल क्या है -1/2 -3/2 से आ रहा है, तो क्या होगा -1/2 +3/2, दैट मीन्स क्या होती है +1। देख लिया ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सारे ट्रांजिशन जो मैंने आपको दिखाया, सिग्मा पाई यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लिख लेना, समझ के लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो D1 लाइन्स होंगे उसमें क्या होंगे 4 लाइन्स मिलेंगे, जो D2 लाइन्स होंगे उसमें हमें 6 लाइन्स देखने को मिलेंगे। क्या किसको कंसिडर करके, स्पिन और ऑर्बिट को एक साथ कंसिडर करके, मतलब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करवा के, रसेल सैंडर कपलिंग करवा के, यहाँ पे एलएस कपलिंग करवा के। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जीवन इफेक्ट और नॉर्मल एनामुलस जीवन इफेक्ट काम करता है, ठीक है। एक वीक में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जीवन इफेक्ट काम करता है, एनामुलस जीवन इफेक्ट वीक मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में एनामुलस जीवन इफेक्ट ही देखा जाता है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पिन और ऑर्बिट को कपल करवा के। आई होप नाउ इट्स पूरी तरीके से क्लियर कि हम किस तरीके से दोनों फैक्ट को देखेंगे, राइट। तो अब जनरल क्वेश्चन अराइज होगा आपके लिए कि जीमैन इफेक्ट क्या होती है। इजी, एक लाइन की बात करूंगा, या फिर नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट और एनामुलस जीमैन इफेक्ट। तो नॉर्मल और एनामुलस जीमैन इफेक्ट में क्या होती है बताओ। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में हमेशा क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एनामुलस में वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर कुछ हो कि स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक फील्ड में इन दोनों के बीच में कोई एक फील्ड क्रिएट है, तो मतलब मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड में किसी का स्प्लिटिंग हो रहा है, देन इफेक्ट कौन सा होगा, तो वो भी एक इफेक्ट नाम है, वो उतना फेमस नहीं है, बस नाम याद रखना, पैसन-बेक इफेक्ट, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो नॉर्मल जीवन इफेक्ट, वीक होगा एनामुलस जीवन इफेक्ट, अगर मॉडरेट होगा तो पैसन-बेक इफेक्ट। आई होप मैग्नेटिक फील्ड का पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। और एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूंगा, जो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है, जो हमने पढ़ लिया, वो हमें समझ में आ गई बात, वो सिलेबस में है। लेकिन अगर सेम स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रही है, क्या ना स्प्लिटिंग, देन हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। इसको बस याद रख लेना। अब स्टार्क इफेक्ट का थ्योरी हमारा बियॉन्ड ऑफ स्कोप है, हमारा मैटर ऑफ फैक्ट है ही नहीं, कभी डिस्कशन नहीं होगा, बस इसको याद रखना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर स्ट्रॉन्ग वीक उसका पता नहीं, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करना है सिस्टम में और तब स्प्लिटिंग हो रही है सिस्टम का, तब हमें स्टार्क जो इफेक्ट मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। तो ये पूरी तरीके से हमें क्लियर हो चुके हैं इफेक्ट के कंसेप्ट। और एक वीडियो में बनाऊंगा जो अबव प्रिंसिपल होता है उसका बेसिक से एडवांस तक, n+l रूल किस तरीके से काम करता है, टेंशन मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है वो आपको सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं अबव प्रिंसिपल के शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, 30 मिनट्स का वीडियो होगा। उसके बाद हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी में घुस जाएंगे, तब आएगा मजा एक्चुअली में, राइट। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स को डीप से जानते हैं। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी, राइट। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।